स्वागत करता हूं मैं आशीष आप सभी का हिंदी ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप फेसबुक पेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर आपका स्वागत है। बात करेंगे साथियों आज आदिकाल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इसी के समतुल्य किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका विषय है आदिकाल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम करेंगे लगभग 30 प्रश्न, इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संक्षेप में एक बात और बता दूं कि प्रश्नों का स्तर जो है वो मैंने सामान्य रखा है और जैसे जैसे आदिकाल के नए पार्ट्स आएंगे या और काल के मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें हम प्रश्नों का जो स्तर है वो सरल से कठिन की ओर करते चले जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं और जांचते हैं कि इससे हमें कितने आते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इन 30 प्रश्नों के माध्यम से जितनी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नाम जो है वो आदिकाल का नहीं है? यदि आप सोच रहे हैं गद्यकाल तो आप बिल्कुल सही हैं। गद्यकाल आदिकाल का नाम नहीं है, यह है आधुनिक काल का नाम। किसका नाम? आधुनिक काल का नाम। और यह नाम जिसने दिया वो है शुक्ल जी। शुक्ल जी ने आदिकाल को गद्यकाल नाम से अभिहित किया था। और सिद्ध सामंतकाल ये राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा दिया गया नाम है जो कि आदिकाल को उन्होंने कहा। और वीर गाथा काल शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम है चारणकार ग्रियर्सन। किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया नाम है। इसमें कंफ्यूजन होती है साथियों कि चारण काल एक और नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा था कि आदिकाल को चारण का नाम दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, आदिकाल को दो भागों में बांट दिया था। पहला संधि काल और दूसरा चारण काल। ठीक है। यदि परीक्षा में आपसे पूछता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया तो आप ग्रियर्सन कहेंगे। ठीक है। यदि संधि और चारण काल किसने कहा, अगर ऐसा पूछता है तब आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये जवाब देंगे। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, निम्न में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह जो रचना है वो दामोदर शर्मा पंडित जो है इनकी ये रचना है। ठीक है। इनकी ये क्या है? रचना है। आपको ध्यान रखना है कि ये हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है और यहीं से हिंदी व्याकरण का प्रारंभ भी माना जाता है। कुवलयानंद ये एक संस्कृत अलंकार ग्रंथ की रचना है जिसके रचनाकार हैं अप्पय्य दीक्षित। कौन है? अप्पय्य दीक्षित। आपको ध्यान में रखना है। ये संस्कृत का अलंकार ग्रंथ है। राउलवेल एक रोड़ा कवि की रचना है। किसकी है? रोड़ा कवि की रचना है। और ध्यान रखना है कि ये एक शिलांकित कृति है जो कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है। जिसमें नखशिक का वर्णन किया गया है, नायिका के श्रृंगार रूप का वर्णन किया गया है। और ध्यान में रखना है आपको कि यही वो रचना है जहां से श्रृंगार परंपरा का प्रारंभ होता है। कौन इसके कवि? रोड़ा कवि। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और इस राउलवेल रचना की जो नायिका है वो राउल है, तो ध्यान में आपको रखना है। वर्ण रत्नाकर एक ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। किसकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये क्या है? रचना है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गोलेरे जी ने। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो चलिए साथियों तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार इनमें से हैं जैनाचार्य मेरुदंड। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। और हेमचंद्र ने किसकी रचना की थी? हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की थी। इस ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य रचा था। अणुभाष्य ध्यान में रखना है, ये एक अपूर्ण ग्रंथ है, अपूर्ण रचना है। और इसको पूरा किया था इनके जो पुत्र थे विठलनाथ जो थे वो इनके पुत्र थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। और कालिदास ये संस्कृत के महाकवि, वे कवि कुल शिरोमणि और अद्वितीय कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी 7 प्रमुख रचनाएं हैं, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका नाटक है जो कि 7 अंकों में विभाजित है। और इनकी जो पहली रचना है वो है मालविकाग्निमित्रम, जो कि नाटक है, आपको ध्यान में रखना है, जिसकी मालविका क्या है, नायिका है और अग्निमित्रम नायक हैं। ध्यान में रखना है, इनकी पहली रचना है। चलिए इतनी जानकारी हमको मिल जाती है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है वो 84 सिद्धों में नहीं है? जैसे जो सांगधर हैं वो 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कुकुरिया, जबकि यहाँ पर पा होना चाहिए। ध्यान में रखना है, या नहीं है, पा है। तो ये जो तीनों हैं, विरूपा, कण्हापा, कोकिरपा, ये 84 सिद्धों में आते हैं। और 84 सिद्धों जो 84 सिद्ध कहे गए हैं, ये राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा कहे गए हैं। और एक नई जानकारी मैं आपको देता हूं कि हो सकता है आपके लिए ये नया प्रश्न हो कि 84 सिद्धों में से कितनी महिलाएं सिद्ध थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 इसमें महिलाएं थी जो कि सिद्ध थी, और उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्मीकरा, ठीक है, लक्ष्मीकरा एक नाम ये है। दूसरा है मणिभद्रा, ध्यान में रखेंगे, मणिभद्रा, मेखलापा, ठीक है, मेखलापा और कनकलापा, ठीक है, कनकलापा। ये एक नई जानकारी आपके लिए हो सकती है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो 4 हैं ये महिलाएं हैं और ये सिद्धों में आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो की भाषा है, इनमें से कौन सी है जो अमीर खुसरो की भाषा है? तो फारसी हिंदी मिश्रित जो है वो अमीर खुसरो की भाषा है। तो अमीर खुसरो से आपको ध्यान में रखना है कि इनका असली नाम क्या था? अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। एटा जिले के पटियानी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका संबंध दिल्ली के राज दरबार से बहुत रहा। अपने जीवन काल में लगभग जो 11 सुल्तान बैठे थे उनमें से इन्होंने 7 सुल्तानों की सेवा की थी। ठीक है, और जनता के मनोरंजन के लिए इन्होंने क्या लिखी? पहेलियां और मुकरियां। ठीक है, पहेलियां और मुकरियां जो आज भी कई लोगों की जुबान पर हैं, जिसे लोग बोलते और गाते हैं। ठीक है, कुल इनकी ग्रंथों की रचना की बात की जाए तो 99 इनके ग्रंथ हैं। कितने हैं? 99 ग्रंथ हैं। और कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे खलिक बारी, खुसरो की इनकी पहेलियां, मुकरियां, 2 सूखने गजल, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी हमको मिल जाती है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धों की रचनाओं में किस रस की क्या है? प्रधानता है। तो सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनमें श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, कितने सिद्ध हुए? 84 सिद्ध हुए। इनके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त रचना है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त है? वह है पृथ्वीराज रासो, जिसे कई लोग अप्रामाणिक रचना भी मानते हैं। सबसे पहले तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही इसको अप्रामाणिक रचना माना है। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हैं और शुक्ल जी ने इन्हीं को हिंदी का पहला कवि माना है। और पहला महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, श्रावकाचार किसकी रचना है? ये देवसेन की रचना है। ठीक है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदिकाल से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट। इनकी 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कीर्तिलता किनकी? अभी बताता हूँ। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्ति पताका और पदावली, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण रचना है। किनकी? विद्यापति की, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ध्यान में रखना है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना इन्होंने अवहट्ट में की है। किसमें? अवहट्ट में की है। और पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। किसमें की है? मैथिली भाषा में की है। और इसी रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है कि कीर्तिलता में इन्होंने कीर्ति सिंह राजा का वर्णन किया है। कीर्ति सिंह राजा का वर्णन किया है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का वर्णन किया है। ध्यान में रखना। और इनका एक नाटक भी है जिसको गोरक्ष विजय नाम से जाना जाता है। ये भी मैथिली भाषा में लिखा गया, लेकिन इसमें संस्कृत भाषा का भी उपयोग किया गया। देखिए ध्यान में रखना कि ये नाटक है 2 भागों में जो विभाजित है।
ठीक है, दो भागों में विभाजित है, गद्य और पद्य दोनों में है। ये भाग लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, और पद्य भाग मैथिली भाषा में लिखा गया था। ये इनका नाटक है, ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहापा की रचना, जो कि एक सिद्ध कवि है। ठीक है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। स्वतंत्र से ध्यान रखना है, महापुराण इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है, और पुष्पदंत को ही शिव सिंह सेंगर पहला कवि मानते हैं। ठीक है, स्वयंभू से याद रखना है आपको कि अपभ्रंश का इनको क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है, और इन्हें अपभ्रंश का पहला कवि भी माना गया है। तो अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं की रचना का नाम बताइए। तो मिश्र बंधुओं की जो रचना है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। ध्यान में आपको ये रखना है कि ये 4 प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, और इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, और इसका जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। 3 थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे, इन्हीं को ही मिश्र बंधु कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर ही मिश्र बंधु विनोद नाम का इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? वो थे शैव मत के। ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी कहा जाता है, और जिस रचना को आधार बना करके इनको मैथिल कोकिल कहा गया वह रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रचित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जो साहित्य लिखा जा रहा था वह था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। क्योंकि उस समय जो साहित्य लिखा गया साथियों, उस समय राजाओं की मंशा को आधार बना करके रचनाएं की गई, जिसमें राजाओं की वीरता का उल्लेख किया जा रहा था, और जनजीवन क्या सोचता है वह उनका केंद्र बिंदु नहीं था। ठीक है, तो ये आदिकाल का विषय रहा है साहित्यिक रचनाओं में। ठीक है, और बाकी ये जो विकल्प हैं ये गलत हैं। कृष्ण भक्ति पर जो आधारित काव्य लिखे गए ये भक्ति काल पर लिखे गए, और निर्गुण की उपासना भक्ति काल में की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रृंगार काव्य है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा काव्य है जो कि श्रृंगार काव्य है? वह है बीसलदेव रासो। इसके रचनाकार है नरपति नालह। ध्यान में आपको रखना है, नरपति नालह इसके क्या है? रचनाकार है। जो परमाल रासो है यह जगनिक कवि की रचना है। किसकी है? जगनिक कवि के। ध्यान में रखना है, और इसका आल्हा खंड बहुत प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में उपलब्ध भी है, और इसका आल्हा छंद भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस आल्हा खंड में ही 2 वीर योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनका नाम है आल्हा और उदल। ठीक है, आल्हा और उदल 2 वीर सरदार वे जिनकी वीरता पूर्वक से लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। और जय मयंक जस चंद्रिका जो है यह किसकी रचना है? यह मधुकर कवि की रचना है। किसकी? मधुकर कवि की रचना है, ध्यान में आपको रखना है। और पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है? यह चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी? चंद्रबरदाई की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, और यह एक महाकाव्य है जिसमें 69 क्या है? सर्ग कह लीजिए, अध्याय कह लीजिए, या समय कह लीजिए। 69 इसमें क्या है? समय है, ध्यान में रखिएगा। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, और कई विद्वान इसको अर्ध प्रमाणिक रचना भी मानते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिल जाती है, इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है? तो इनमें से पद्मावत जो है वह आदिकाल का नहीं है। यह भक्ति काल की सूफी परंपरा का काव्य है, भक्ति काल की सूफी परंपरा का। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और यह एक क्या है? प्रबंध काव्य है, जिसमें खंड है। कितने खंड हैं? 57 खंड है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, खलिक पारी अमीर खुसरो की रचना है, और ढोला मारूराव दोहा ये कल्लोल कवि या कुशल लाभ, जिनको कुशल लाभ के नाम से भी जाना जाता है, वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है।
ज्योतिरेश्वर ठाकुर से याद आया कि वर्ण रत्नाकर जो इनकी रचना है, यह मैथिली भाषा की हिंदी गद्य में लिखी गई पहली पुस्तक है। ठीक है, जिसका रचनाकार कितना है, 14वीं शताब्दी, और यह एक शब्दकोश ग्रंथ है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन, वर्ण रत्नाकर, यह एक शब्दकोश ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से 13 ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत से संबंधित हैं और 2 अवहट्ट में लिखे गए हैं। 2 ग्रंथ इनके अवहट्ट में लिखे गए हैं, जिनमें कीर्तिलता और क्या है, कीर्तिलता कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और जो इनकी पदावली है मैथिली भाषा में रचित, यह भी इनकी एक रचना है। तो 13 3 16 हो गए, तो कुल इनकी 16 रचनाएं और 13 ग्रंथ क्या हैं जो इनके संस्कृत से संबंधित हैं, जिनमें गोरक्ष विजय है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, जो संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा जो है वो, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इनमें से जो डिंगल और पिंगल भाषा है यह आदिकाल की है। और डिंगल पिंगल मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो डिंगल है यह अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर के बनी होती है। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा, ध्यान में रखिएगा। और पिंगल भाषा राजस्थानी। ठीक है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है अपभ्रंश और राजस्थानी। देखिए दोनों में अपभ्रंश है, पर डिंगल में ब्रज भाषा और पिंगल में राजस्थानी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरि, इनकी ये रचना है। मधुकर कवि की रचना क्या है? जयमंक जस चंद्रिका, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। धनपाल की भविष्यत कहा, ये एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर आंधा धरा, ये किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है अमीर खुसरो जी की। ठीक है, अमीर खुसरो जिनकी खलिक बारी, दो सुखने, गजल, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अबुल हसन इनका पूरा नाम है। और ध्यान में रखना है आपको कि 99 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो कवि हैं वो है अमीर खुसरो। इन्होंने ही सबसे पहले खड़ी बोली में रचना की थी। हालांकि आधुनिक काल में इसकी सशक्त परंपरा हमें देखने को मिलती है, जिसके जन्मदाता हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र बुलाते हैं। ठीक है, और अवधी भाषा में हम जायसी को लेते हैं और मैथिली भाषा में हम विद्यापति जी को लेते हैं। ये इनके सशक्त कवि हुए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और ध्यान में आपको रखना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने इन्हें कहा था? वह नाम था डॉक्टर भयाणी। तो डॉक्टर भयाणी ने, माफ करना, डॉक्टर भयाणी ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। और हेमचंद की जो रचना है वह है शब्दानुशासन। और सोमप्रभ सूरि यह एक जैन कवि हुए, जिनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुमार पाल प्रतिबोध। ये प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आल्हा और उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। परमाल रासो में इनकी वीरता का वर्णन है। परमाल रासो में जो आल्हा खंड है, आल्हा खंड, ठीक है, इसी खंड में आल्हा और उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, हमीर रासो सांगधर कवि की रचना है। और खुमान रासो यह दलपति विजय की रचना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योगचर्या के रचयिता कौन है? तो योगचर्या के रचयिता हैं डोम्भिपा। ये एक सिद्ध कवि हुए, यह इनकी रचना है। ठीक है, योगचर्या की ध्यान में आपको रखना है। देवसेन, इनकी रचना है श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार इनकी रचना है, जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन हुआ है, उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और गोरखनाथ जो है ये नाथ संप्रदाय के क्या हैं?
प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और नाथों की जो संख्या है वो कितनी है, वह है 9। नवनाथ कहे जाते हैं जिनके नाम क्रमशः हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथ कहे जाते हैं। और सरहापा जो हैं ये सिद्ध कवि हैं और हिंदी के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। और हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है इन्हें, राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं, इन्होंने सरहापा को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। अभी बात हुई थी, तो सरहपा का संबंध जो है वह सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, सिद्ध साहित्य की ये प्रमुख कवि वे हैं सरहपा, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो रासो कवि वे हैं, जो रासो साहित्य के कवि वे हैं, इनमें नरपति, नाला चंद, बरदाई, जगनिक इत्यादि ये कवि आए हैं। और नाथ साहित्य में नागार्जुन, गोरखनाथ इत्यादि ये कवि आए हैं, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। और जैन काव्य में कौन कौन आए हैं, सोमप्रभ, सूर्य, आगे सूर्य लगा हुआ है, ये सारे आपके जैन काव्य में है। इनके अलावा देवसेन, आसगु कवि, ये सारे जैन कवि में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जैन काव्य लिखा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है, तो वह कहा गया है विद्यापति को। ठीक है, इन्हें आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। जगनिक इनकी परमाल रासो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसका आला खंड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे ये भक्ति काल की सूफी परंपरा के प्रमुख कवि भी हैं। पद्मावत इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है और मसनवी शैली पर लिखी गई है, तो ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। किसने माना है, वह माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने आदिकाल का समय 7वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है, ध्यान में आपको रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन्होंने 1050 से 1375 विक्रमी संवत जो हुआ वो आदिकाल का समय, तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत का जो समय है वह आदिकाल का समय इन्होंने माना है। और मिश्र बंधु के अनुसार 700 से 1300 विक्रमी जो संवत का समय हुआ वह विश्व बंधुओं ने माना है आदिकाल का। और डॉक्टर नगेंद्र का तो ऊपर लिखा ही है। और राम कुमार वर्मा जी के अनुसार 750, ठीक है, 750 से कितना 1300 विक्रमी संवत, ये इन्होंने आदिकाल का समय माना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो वह माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शुक्ल जी ने किन्हें माना है, शुक्ल जी ने किसको माना है, इन्होंने चंद बरदाई को, किसको, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को माना है, किसको, सरहपा को। और हजारी प्रसाद बेदी जी ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, तो इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको बढ़ेंगे। गोरखवाणी का संपादन किसने किया था, तो गोरखवाणी का संपादन किया था पीताम्बर दत्त बड़थुवाल ने। इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया था। स्वयंभू से हमें पता है कि इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और किसने कहा था, डॉक्टर भयानी ने। विद्यापति इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। पदावली की जो इन्होंने रचना की मैथिली भाषा में, उस रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। किसने कहा था, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। हजारी प्रसाद बेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम से ही अभिहित किया था। और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। और राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल, 2 भागों में इसको बांट दिया था। इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि ये शायद पहला ही प्रश्न था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो साथियों, ये थी आदिकाल की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूं कि आपके 27 से 28 अंक तो आए ही होंगे। कितना आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी।
तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके आप वेब पेज पर जा सकते हैं, जहां पर आपको क्विज दिख जाएगी और क्विज के बाद आपको अंत में पीडीएफ डाउनलोड करने का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि उसी पीडीएफ में ये 2 लिंक अटैच किए गए हैं, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है, तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं। इन टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि हर प्रश्न में आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, जिसको मैंने स्वयं से तैयार किया है। एक तो हिंदी साहित्य पर बनाई गई एक क्विज है और एक नाटक विधा पर बनाई गई क्विज है, जिसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा और वहाँ इनकी पीडीएफ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा, अपने अंक भी साथ में लिख दीजिएगा, और ऐसी ही टेस्ट सीरीज में आगे लेकर आता रहूँगा। बस चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार करता है हिंदी ज्ञान सागर। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।